देखिए आज प्रश्नावली जो आपकी सी है इसमें प्रमेय आप देखिए। प्रमेय क्या, 2-3 परिभाषाएं हैं जिसको आपको ठीक से समझ लेना है। देखो परिवर्त आव्यूह ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्यों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी का उपयोग करके हम लोग बहुत सारे चीज़ों को सीखेंगे ना। तो पहले ही आपका प्रश्नावली सी का पहला हेडिंग है परिवर्त आव्यूह। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स ना। पहले ध्यान से समझना परिवर्त आव्यूह कहते किसे हैं। हिंदी में इसको कहते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज देख लेना एक बार, ऐसे लिखा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मिलाओ अंग्रेजी देख लो एक बार, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहेंगे? यदि किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया जाए तो इस प्रकार से इस प्रकार बदलने से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे परिवर्त आव्यूह। यानी कहने का सेंस क्या है, यदि किसी पंक्ति को हम डायरेक्ट यहीं लिख रहे हैं, यानी पंक्ति को किसमें? स्तंभ में, और स्तंभ को पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, तो उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश या ए के पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हो? यानी एग्जाम्पल देखोगे तब आप ज़्यादा क्लियर हो पाओगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम यहाँ 2x2 चाहे जो ले लो, ऐसे हम यहाँ ले लें 3, 4 और 6, 9। ये है कोई आव्यूह ए। अगर हमको इसका क्या चाहिए, परिवर्त चाहिए, तो ए डैश अगर हमको चाहिए ना तो 3 और 4 को ऐसे लिख दो, 3, 4। ये पंक्ति को हमने कहाँ लिख दिया? स्तंभ में। और फिर 6, 7 पंक्ति में है, 6, 7 को हम लिख दिए कहाँ? 6, 9। ये हो जाएगा क्या? स्तंभ में। देखो पंक्तियों को किस में इंटरचेंज कर दिया? स्तंभ में। तो यानी यदि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिख दिया जाए। अब देखो जो स्तंभ था, स्तंभ 3, 6 था, ये पंक्ति में आ गया। ध्यान से देखो तो यहाँ 3, 4 क्या है? पंक्ति है। ये देखो 3, 4 स्तंभ बन गया। 6, 9 पंक्ति है, 6, 9 स्तंभ बन गया। और यहाँ 3, 6 क्या है? स्तंभ है। यहाँ 3, 6 क्या बन गया? पंक्ति। यहाँ 4, 9 स्तंभ है, 4, 9 क्या बन गया? पंक्ति। यानी यदि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में लिख दिया जाए तो इस प्रकार से जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश या ए के पावर टी से व्यक्त करते हैं। डैश लिखो, ज़्यादातर डैश ही आपको देखने को मिलेगा। ए के पावर टी मतलब टी का मतलब ही होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या? परिवर्त। इसीलिए यहाँ टी भी लिख सकते हो। ठीक। अब दूसरा इसका परिवर्त आव्यूह से ही रिलेटेड दूसरा परिभाषा है सममित आव्यूह। कौन सा? सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देना, मैट्रिक्स आगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। यानी कहने का सेंस क्या है, यदि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल के लिख दिया जाए और जो सारणी पहले था वही सारणी अब भी रहे,
यानी जो पहले ए था अभी भी ए ही रहे, कोई परिवर्तन न देखने को मिले, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? सममित। यानी पंक्ति को हम लिख दें किस में? पंक्ति को लिखें स्तंभ में, पंक्तियों को बदल के लिख दें स्तंभों में, और स्तंभ को बदल के लिख दें किस में? पंक्ति में। स्तंभ को हम कहाँ लिख दें? पंक्ति में। इसके बावजूद भी सारणी के मान में परिवर्तन न दिखे, यानी परिवर्तन न हो, परिवर्तन न हो न, तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं? सममित अवयव। जैसे देखो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 और यहाँ 0 0 1। अब इसका ए डैश जरा निकालो, ए डैश। अभी आपको ए डैश निकालना सिखा दिए। यहाँ क्या है पंक्ति में? 1 0 0, तो 1 0 0। फिर यहाँ दूसरी पंक्ति में क्या है? इसको थोड़ा ए, दूसरी पंक्ति में 0 1 0 0 1 0। तीसरी पंक्ति में 0 0 1 0 0 1। जरा देख के बताओ परिवर्तन हो गया कि वही है? यानी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे और एग्जाम्पल देखना चाहो, एग्जाम्पल और देख लो। जैसे 1 2 3 लिख लें, 1 2 3, ठीक, 1 2 3। अब यहाँ 2 2 1 3 देख लेना, 2 1 3, और फिर लिख लो 3 1 2। अब जरा इसको बदलो, तो ये पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ में बदलो ए डैश करके, क्या आएगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देखो मिल रहा है। फिर पहले पंक्ति को हमने स्तंभ में लिख दिया, दूसरे पंक्ति को लिखो 2 1 3 2 1 3, सही है। तीसरे को लिखो 3 1 2। जरा देखो 123 123 213 213, सॉरी कहाँ गड़बड़ हुआ जी? 3 2 1 लिखेंगे ना, 3 2 1 यहाँ 3, अच्छा 3 2 बार हो गया है, 3 2 न, नहीं दिया होगा, देखो यहाँ 100 कितना लिखे हो? हाँ 1 2 3 2 3 1 3 1 2, सही तो लिखे थे 3 1 2। अच्छा 2 3 1, यहाँ गलती हो गया, 2 3 1। अब करो 1 2 3 खड़े में लिख दिए, फिर 2 3 1 2 3, सॉरी 2 3 1, और फिर 3 1 2। जरा मिलाओ, वही है क्या? 123 123 231 231 312 312 123 123। यानी पंक्तियों को स्तंभों में, देखो इस पंक्ति को 123 को हमने ऐसे लिख दिया, ये पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दिया 123 123 231 231। देखो दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दिया, तीसरी पंक्ति 312 312, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिख दिया, और अभी भी सारणी के मान में कोई अवयव के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे ही अवयव को क्या कहते हैं? सममित अवयव। और विषम सममित क्या होगा? यदि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में लिख दिया जाए, सारणी का मान तो ना बदले, लेकिन ए डैश जो है ये माइनस में आ जाए। क्या चिन्ह, अगर प्लस है तो क्या हो जाए? माइनस, और माइनस है तो प्लस, तो यानी चिन्ह बदल जाए, तो ऐसे अवयव को विषम सममित अवयव कहते हैं। यानी अगर किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो सारणी में तो कोई परिवर्तन न हो, लेकिन जो चिन्ह है वो क्या हो जाए? बदल जाए। तो ऐसे ही अवयव को हम कहते हैं क्या? विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, उतारो इसको, फिर उसको हम लिख दे रहे हैं।
देखो अगला क्या है। अब विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, ये परिभाषाएं नहीं पूछता, आप परिभाषा के चक्कर मत पड़ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझ के रखना बस। जैसे यदि एक वर्गाव्यव, यदि एक वर्गाव्यव, 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 यदि एक वर्गाव्यव ए डैश न वर्गाव्यव ए में ए डैश बराबर माइनस ए हो, जहाँ ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, फॉर आल यही दिया है ना, देख लो एक बार, फॉर आल आई जे, तो ए विषम सममित अवयव कहलाता है। फॉर आल आई और जे, तो ए विषम सममित कहलाता है, तो ए विषम सममित कहलाता है। ये किताबी भाषा है, न आपको किताब वाली भाषा नहीं समझना है, सीधा सीधा आपको अपने हिसाब समझना है कि यदि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी का अवयव का मान तो नहीं बदले, परंतु अवयव का जो चिन्ह है वो क्या हो जाए, बदल जाए। तो ऐसे ही अवयव को हम कहते हैं विषम सममित अवयव। जैसे एग्जाम्पल एक देखो, तब आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। देखिए ये दिया है, जैसे ए बराबर 0 2 -2 और क्या 0। अब अगर ए डैश यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 2 यहाँ आ जाएगा और ये -2 कामा 0। देखो चिन्ह बदल गया, यहाँ पहले 0 माइनस था, अब माइनस कहाँ चला गया, ठीक। तो यही चिन्ह बदल गया, आई का चिन्ह जे में चला गया, जे का चिन्ह आई में, ठीक। अब आगे एक और दिया है, लिखना आप लिख सकते हो खूब आराम से। देखो कैसे एक और दिया है, 0 3 1, 0 3 1 ये पंक्ति है, -3 0 5 ये भी पंक्ति है, और अगला पंक्ति है -1 -5 और क्या 0। ये देखो पहले पंक्ति वाला देख लो, ए है ये, पहले पंक्तियों का स्तंभों में लिखो, ए डैश लिखो, ए डैश बराबर देखो 0 3 1, फिर -3 0 5। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, पंक्ति को स्तंभ में लिख रहे हैं, -1 -5 और क्या 0। देखो माइनस चेंज हो गया, अभी भी सारणी तो वही है, जो यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन चिन्ह देखो, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जा रहा है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जा रहा है। तो ऐसे ही अवयव को हम क्या समझ रहे हो ना, क्या कर रहे हैं, अरे भैया इस पंक्ति को उठाया इस स्तंभ में लिख दिया, इस पंक्ति को उठाया इस स्तंभ में लिख दिया, और इस पंक्ति को उठाया इस स्तंभ में लिख दिया। यहाँ देखो इस जगह पे 0 0 के साथ तो माइनस प्लस होता ही नहीं, तो 0 से तो कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो माइनस था, यहाँ क्या हो गया, यहाँ माइनस था प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, 0 से कोई मतलब नहीं। समझ गए क्या कह रहे हैं, यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी जो है वही रहे, सारणी जो है वही रहे, बल्कि चिन्ह क्या हो, बदल जाए। जैसे हम अगर यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, माइनस कॉमन करोगे यहाँ से
जब माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ यही वाला बन जाएगा। समझ रहे हो राज? जैसे ही माइनस कॉमन करोगे इसमें से, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ, तो इसका मतलब ए बराबर माइनस ए डैश हो जाएगा। इसी को कहते हैं विषम सममित अवयव। अगला आ जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? सिंगुलर। सिंगुलर को अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं जरा देखो तो? अव्युत्क्रमणी कहते हैं क्या? अव्युत्क्रमणी। अव्युत्क्रमणी, अव्युत्क्रमणी। तो अव्युत्क्रमणी को भी ध्यान से समझ लो। यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो, यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान क्या हो? शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को अव्युत्क्रमणी आव्यूह कहते हैं। यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो तो उसे अव्युत्क्रमणी आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। समझ गए? सारणिक का मान क्या हो जाए? शून्य। अब सारणिक का मान कैसे निकालोगे? जैसे ए बराबर दिया है, मान लो कोई मैट्रिक्स 2 3 4 6, ये आव्यूह है ना। अब इसका सारणिक का मान कक्षा 11 में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा जिसको कहते हैं सदिश विश्लेषण। अब ये देखो सारणी आ गया, ठीक। अब देखो आपको बता दिए हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें, तो 6 दूना 4 तिहाई कि क्या आ गया मान। तो यदि किसी सारणिक, यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो तो ऐसे आव्यूह को अव्युत्क्रमणी आव्यूह कहते हैं। अव्युत्क्रमणी का मतलब इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं है, इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, तो इन्वर्स निकलेगा। अब यहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं इन्वर्स के पास। और अगर यही सारणिक का मान शून्य नहीं होता तब उसे हम कहते हैं व्युत्क्रमणी। व्युत्क्रमणी माने उसका इन्वर्स निकालना संभव है, और अव्युत्क्रमणी माने इसका इन्वर्स निकालना संभव नहीं। अभी आप लोग पढ़ेंगे जब सारणिक में पहुँचेंगे कि दिए गए सारणिक का ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए प्रारंभिक विधि से, और 6 नंबर का हर साल आता है, 5 नंबर 6 नंबर जो भी रहेगा। तो वहाँ आप सबसे पहला काम आपका यही होगा कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि सारणिक का मान कहीं शून्य तो नहीं है। अगर सारणिक का मान शून्य है तो आपको एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ना है, लिख देना है कि दिए गए आव्यूह के सारणिक का मान क्या है? शून्य, या सारणिक का मान शून्य है, अतः दिए गए सारणिक के आव्यूह का ए इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। हाँ, अब इन्वर्स जब 0 हो गया सारणिक का मान तो इन्वर्स निकालना संभव होगा नहीं, क्योंकि ए एडजॉइंट ए अपान सारणिक का मान ए। जब ए इन्वर्स निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान सारणिक का मान ए, और सारणिक का मान क्या है? और 0 का किसी संख्या में भाग देंगे क्या हो जाएगा? समझ गए? तो हाँ, तो इसीलिए वहाँ निकालना अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसीलिए वहाँ सारणिक का मान निकालना संभव, इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। ये आगे आएगा, अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानो यहाँ जितना ज़रूरत है कि किसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी किसे हम कहते हैं अव्युत्क्रमणी आव्यूह। कोई पूछे अव्युत्क्रमणी आव्यूह क्या है, तो यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान शून्य हो तो ऐसे आव्यूह को अव्युत्क्रमणी आव्यूह कहते हैं। अब हम व्युत्क्रमणी नहीं बताएंगे, व्युत्क्रमणी जस्ट इसी का उल्टा। यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान शून्य न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणी आव्यूह कहते हैं। व्युत्क्रमणी आव्यूह का है ए इन्वर्स निकालना संभव है।
चलो देखो तब आगे प्रश्नावली अब हमको देखना है, ठीक। सब बता दिए जो भी यूज होगा, और अगर यूज और भी चीज़ होगा तो हम उसको आपको बताते रहेंगे, धीरे धीरे करके आप सीखते रहेंगे। मिटा दें, बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्न आव्यूह को परिवर्ताव्यूह ज्ञात कीजिए। परिवर्ताव्यूह ज्ञात करना है, बहुत सिंपल प्रश्न। दिया क्या है 4 5, फिर क्या दिया है 2 1, फिर क्या दिया है 0 3। इसका परिवर्त ज्ञात करना है। बताओ ए डैश क्या आएगा। 4 5 ऐसे लिख देंगे, 2 1 ऐसे लिख लेंगे पहली पंक्ति को स्तंभ में, फिर इसको 0 कामा, ये क्या आ गया, पंक्तियों को हमने कहाँ रख दिया, स्तंभों में, हो गया बी वाला। ये सिंपल है, आप इसको कर पाओगे। बी में क्या दिया है 5 1/2 1, 5 1/2 1, बी बराबर 5 1/2 और क्या -1। अब यहाँ करिए क्या बी डैश, तो बी डैश बराबर हो जाएगा ऐसे, पंक्ति में कर दो इसको, स्तंभ को 5 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर -1, ये हो जाएगा बी डैश। बोलो सही है। जो बोलो उसको बता दें एक आक और, नहीं तो फिर आगे चलें। बदल पाओगे ना। यफ देख लो, यफ नंबर डायरेक्ट यफ देख रहे हैं हम लोग। यफ में दिया क्या है -1 5 6 और √3 5 6 2 3 1 2 3 और -1। इसको बताओ एफ डैश क्या आ जाएगा। -1 5 6 -1 5 6, फिर 3 5 6 √3, फिर 5 और फिर 6 2 3 -1 2 3 और -1। बोलो सही है, आराम से कर पाओगे ना। चलो प्रश्न संख्या दूसरा देखो। अब 2 नंबर क्या कह रहा है, यदि a बराबर 2 5 3 1, a बराबर 2 5 3 1 और b बराबर दिया है b बराबर दिया है 5 7 5 7 2 0। तो आपसे पूछा क्या है ए बी का डैश, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये। डायरेक्ट कभी ऐसे दे के पूछेगा, कभी कहेगा सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। हाँ दोनों पूछता है, ये ज़्यादा ही पूछता है कि सिद्ध कीजिए। आप गाइड देखेंगे तो वहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ए डैश बी डैश नहीं, बी डैश ए डैश। पहले बी का डैश फिर ए का डैश, क्योंकि आपको बताए हैं कभी कभी ऐसा होता है बी ए निकल जाता है, कभी कभी ए बी निकले तो बी ए हो सकता है ना निकले, हो सकता है बी ए निकल जाए ए बी ना निकले। ये जरूरी नहीं है कि ए बी निकला है तो बी ए भी निकल ही आए ना। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, ए बी का होल डैश है,
ए बी का होल डैश। तो सबसे पहले आपका काम है ए बी निकालना, और ए बी निकालना आपको सिखा चुके हैं, अभी तक आपको गुणा सिखा दिए हैं। क्या है यहाँ 2 है, 5 है, 3 है, 1 है। यहाँ क्या दिया है 5, 7, 2 और 0। अब गुणा करके बताएंगे आप लोग ए बी बराबर क्या होगा। 2 पंचे, इस पंक्ति को उठाएंगे इस कॉलम में, 2 का 5 में 10, 5 का 2 में, देखो ऐसे चलते हैं और यहाँ ऐसे, 2 पंचे 10, 5 दूना 10, पहला हो गया। पहले 2 सते 14 और फिर 5 शून्य 0। पहले पंक्ति का दोनों स्तंभों में गुणा हमने कर लिया। अब दूसरे पंक्ति को उठाएंगे, दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे। 3 का गुणा 5 में 15, फिर 1 का गुणा 2 में 2, 3 का 7 में 21 और 1 का 0 में 0। ठीक, अब ए बी का वैल्यू आपको पता चल गया, क्या आ गया 20, 14, 17 और क्या 21। ए बी डैश निकाल लो। ए बी डैश क्या आएगा भैया 20 और 14, यहाँ लिख देंगे पंक्ति को किसमें स्तंभ में, और फिर यहाँ 17 और 21। ठीक, यानी अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ बदलाव नहीं होता, ये वाले विकर्ण 2 क्रॉस 2 में बदल जाते हैं, कुछ नहीं, केवल विकर्ण बदल जाते हैं। देख लो 14 यहाँ आ जाएगा, 17 यहाँ, बाकी ये बदलाव नहीं होगा। क्लियर, ये आ गया कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालो। राइट हैंड साइड निकालने के लिए ए बी डैश, पहले बी डैश लिखो, बी डैश और ए डैश। तो बी डैश हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बी डैश, बी का डैश करोगे तो 5 यहाँ और 7 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये पंक्ति स्तंभ में, और फिर 2 का 0, क्योंकि ये देखो अभी हम बता रहे हैं ये वाला बी है, तो बी डैश यानी पंक्ति को स्तंभ में और पंक्ति को स्तंभ में। ए डैश बताओ जरा, ए डैश डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए डैश 2 और 5 किसमें, स्तंभ में, और 3 और 1 फिर स्तंभ में कर दो, ये हो गया। अब इसका आपस में क्या करना है, गुणा। गुणा करने का तरीका एकदम सिंपल है, बहुत आराम समझना। 5 का गुणा करेंगे, इस 5 का गुणा पहले देखो इस पंक्ति को उठाएंगे, इस कॉलम में करेंगे, फिर इस कॉलम में, तो 5 का 2 में करेंगे 10, 2 का 5 में करेंगे 10, फिर 5 का 3 में करेंगे 15, और 2 का 1 में करेंगे 2, फिर 7 का 2 में करेंगे 14, फिर 0 का 5 में करेंगे 0, 7 का 3 में करेंगे 21, 0 का 1 में करेंगे 0। जरा जोड़ो इसको भैया, क्या बी डैश ए डैश बराबर 20, 17, 14, 21। देखो जरा ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या है, ये दोनों देखो बराबर है, और हमको यही सिद्ध करना था कि बी ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश के ना। ये कभी कभी विकल्प में भी देता है कि ए बी का होल डैश बराबर ए डैश बी डैश ए डैश, ए बी का बी ए का होल डैश, ऐसे करके घुमा फिरा के देगा। बहुत ध्यान सतर्क रहिएगा, 4 विकल्प बना देगा कि ए बी का होल डैश बराबर क्या होगा, ए बी का होल डैश बराबर क्या होगा। 4 विकल्प कहेगा ए बराबर ए डैश बी डैश, बी वाला कहेगा बी डैश ए डैश, सी वाला कहेगा ए बी ए का होल डैश, और डी वाला कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक, उतार लो। चलो देखो अब कौन सा करना है, प्रश्न संख्या तीसरा करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आप लोग कुछ प्रश्न जो न आपको लगे आ जाता है ना, उसको बोल दिया करो, नहीं कराएंगे। ए डैश दिया है, डायरेक्ट ए डैश दिया है। ए डैश में क्या क्या दिया है, 3, 4, -1, 2, देखो आपकी किताब में भी डैश लिखा है ना भैया, और 0, 1,
और यहाँ क्या दिया है, b बराबर -1 2 1 1 2 3। आपसे कहा है ए बी का, हाँ ए बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस, पहले आप क्या करो, देखो ए निकालो यहाँ से, ए कैसे निकलेगा, ए डैश पहले से है, ए निकालो यहाँ से, ए बराबर क्या आ जाएगा, हाँ 3 और 4, 3 कामा 4 -1 कामा 2 0 कामा 1। समझ गए कि नहीं, यानी पंक्तियों को कहाँ हमने लिख दिया, स्तंभ में, और b पहले से मौजूद है, b यहाँ है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए बी का डैश, पहले ए और बी को जोड़ो ज़रा, a प्लस बी का क्या आएगा, जोड़ो, जोड़ना सिखा दिए हैं, 3 और 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, -1 प्लस 2 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 4 और 1 5, 2 और 2 3 और 1, ये ए बी आ गया। इसका होल डैश निकालना है तो a प्लस बी का होल डैश, बोलो क्या आ जाएगा, हाँ 2 1 1 ना, 2 1 1, फिर 5 4 4, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ a डैश प्लस b डैश, a डैश भी आपको पता है, b डैश यहाँ से निकाल लो, b डैश क्या होगा भैया, -1 2 और 1 1 2 और 3, यानी पंक्ति को हम कहाँ लिख रहे हैं, स्तंभ में। अब यहाँ देखो a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश, a डैश कहाँ है, यहाँ है, और b डैश यहाँ है, 3 में से 1 जाएगा 2, 4 और 1 5, यहाँ -1 प्लस 2 1, -2 2, दोनों जगह दुगई है जी, 2 2 4, यहाँ 0 और 1 0, 3 और 1 4, ये आ गया। देखो ज़रा, ये और ये सेम है क्या, यही सिद्ध करना। अब हम नहीं कराएंगे, आप जो बोलोगे डायरेक्ट वही, अब इसको करना, जोड़ घटाना अब नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 ना, समझदारी नहीं है अभी ना लड़कों को कि कौन हमारे लिए, अरे आप जो पढ़ रहे हो ये देखो कि आप एग्ज़ाम के पेपर को हल करो, और एग्ज़ाम के पेपर जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे हिंदी पढ़ रहे हो तो आपका सबसे बढ़िया एनालिसिस है आर ओ यारो में कई प्रश्न पूछता है हिंदी का, यूपीपी में कई प्रश्न पूछता है। ये मत देखो कि मुंह में डाल के सींग घुमाओ, तो वहाँ मुंह में डाल के सींग घुमा के पूछेगा नहीं कि सींग डाल के घुमाओ बताओ कहाँ क्या है, कुछ नहीं। वहाँ पूछेगा कि बिंदी कितनी प्रकार की होती है, एक सिरोरेखा बिंदी भी 4 जगह लगती है, कब उसको म पढ़ते हैं कब उसको न, जैसे चंदा में द के च के ऊपर न बिंदी लगा रहेगा तो न पढ़ेंगे, और कंबल में क के ऊपर बिंदी लगा रहेगा तो म पढ़ेंगे। इसको क्यों पढ़ेंगे ये समझना है, वहाँ समझ गए ना, क्योंकि ब जो है क के ऊपर बिंदी, उसके बाद आ रहा है ब किस वर्ग के अंतर्गत आता है, प फ ब भ म, अंतिम वर्ण इसका क्या है म। च का अंतिम वर्ण क्या है, इया को न कहते हैं, चंदा, इसीलिए न पढ़ते हैं, समझ गए। जैसे चंचल न, हाँ ये सब है। हाँ गंगा, अंगा पढ़ते हैं, गणगा होता है वो, ठीक से हम लोग पढ़ते नहीं, संस्कृत का गंगा होता है, और अंग को भी लिखने का तरीका है। सिरोरेखा यानी जो ये है, ये ताड़नजात व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, इसके 2 गुण हैं, और ये अंग है, अंग ये बगल में लगा रहता है। तो बिंदी भी 4 जगह लगती है, एक यहाँ लगती है, एक आगे लगता है, एक पीछे लगता है, एक यहाँ लगता है। ये वाला आप जानते हैं बिंदी वाला, आगे वाला भी जानते हैं, जैसे क ख ग ज फ, ये अरबी की भाषा नुक्ता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। और यहाँ पीछे वाला आप जानते ही हो, एक ही वर्ड है जो अंग है, और यहाँ नीचे वाला ड और ढ है,
समझ गए? बहुत ध्यान से ये सब समझना है। आजकल एग्जाम का पैटर्न ये है, लेकिन क्या करोगे, जहाँ भेड़िया धसान रहे वही है। बस बहुत समझदारी से पढ़ना है भैया। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, लड़के बहुत हैं, आपके जैसे पढ़ने वाले बहुत हैं, तो इसलिए उतना पढ़ो और बेस्ट पढ़ो, कम पढ़ो बेहतरीन पढ़ो ना, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये नहीं आजकल एप्लीकेशन पूछता है सूर्य उदय और अस्त होते समय क्यों लाल दिखाई पड़ते हैं, पेंसिल अगर पानी में डाल दिया जाए तो टेढ़ा क्यों दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है। 4 विकल्प दिया रहे, एकदम सटीक विकल्प देगा, उसमें हालत ख़राब हो जाएगी छांटने में ना। हाँ, अगर कोई रॉकेट है, माने किसी बस से आप उतर रहे हो तो उतरते समय आप आगे की तरफ चलना चालू कर देते हो बस की ही दिशा में, ऐसा क्यों ना। न्यूटन का कौन सा नियम है, विराम में रहेंगे तो विराम में रहेगा, और गति में है तो गति में। इसीलिए अगर हम डायरेक्ट रुक जाएंगे तो पीछे की तरफ क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो बस की दिशा में हमको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। ये सब एप्लीकेशन है। आम या कंबल को झाड़ते समय क्यों गिर जाता है मिट्टी, आम को तोड़ते समय न, आम डालियाँ जब तेज हवा चलती है तो डालियों से आम टूट कर क्यों गिर जाता है। ये सब प्रश्न है, समझ गए? जब पूछेगा वहाँ ना तो हालत ख़राब कर देगा। और ये रट्टू तोता जो बन के जाओगे कि ग्रहों के माने क्षेत्रीय चाल नियत होता है, पता ही नहीं क्षेत्रीय चाल किसे कहते हैं, फिर जाओ वहीं मज़ा लो। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करोगे। चलो कल करेंगे क्या, अब आज रहने दें, बस करें। हाँ जाने दो, कल करेंगे, कल कर लेंगे, जो आग छोड़ के आओगे उसको करेंगे।